हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका फ्रेंड और टीचर नितिश उपाध्याय। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की जो द सरमन एट बनारस के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसको। पहला वर्ड जैसा कि टाइटल में ही आया था, सरमन। हिंदी में अगर हम कहें तो ये उपदेश होता है, एक तरीके का, किसी तरीके की नैतिक सीख अगर हम किसी को देते हैं तो हम उसको सरमन कह सकते हैं। अगला वर्ड था सैक्रेड। सैक्रेड कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो किसी धार्मिक वजह से वो जुड़ी हुई हो, धार्मिक चीज़ से, किसी धर्म से जुड़ी हो। पवित्र इसको शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, जिसका आदर किया जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पवित्र है, किसी देवता से संबंधित हो सकती है। उसके बाद अगला वर्ड है स्क्रिप्चर। हिंदी अगर कहें तो ग्रंथ कहा जा सकता है। कोई खास धर्म अगर किसी भी पुस्तक को अपने लिए पवित्र मानता है तो वो उस धर्म का स्क्रिप्चर होगा। उसके बाद आता है हमारे पास एक वर्ड है बिफिटेड। बिफिटेड का मतलब होता है ना उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ हमारे इस जो चैप्टर था उसमें बेफिटेड रॉयल्टी यूज़ हुआ था, यानी कि रॉयल लोगों को जिस हिसाब से रहना चाहिए वैसे वो लोग रह रहे थे, ठाठ बाट से, ठीक है। मैंने ये चैप्टर में भी बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग चैप्टर ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि मैं एक बार जो पढ़ा दूंगा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वैसे पढ़ा पाएगा। बाकी आप लोग वीडियो देख के खुद जज कर सकते हैं। अगला वर्ड है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एक तो आपने सुना होगा शायद कि किताबों की मिलती है, या कहानियाँ लिखने पे, या म्यूज़िक की भी रॉयल्टी मिलती है। अक्सर किसी का म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं तो रॉयल्टी उस इंसान को देनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ जो रॉयल का यूज़ हुआ है, रॉयल पर्सन्स के लिए ये रॉयल्टी का यूज़ हुआ है, मतलब शाही लोग, राजा के घर के लोग, राजघराने के लोग। उसके बाद अगला वर्ड था हियर टू फोर। इसका मतलब होता है अब तक कोई चीज़ जो नहीं हुई, या अब तक वो, मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ के सेंस में। याद होगा हियर टू फोर शील्डेड, अब तक वो बचे हुए थे दुखों से, ऐसा दिखाने की कोशिश वहाँ की गई है। शील्डेड अपवर्ड है, तो शील्डेड का मतलब तो मैंने आपको बताया था। शील्डेड का मतलब सुरक्षित होता है। ऐसा किसी के आगे, शील्ड का मतलब ढाल होता है, आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका के हाथ में, रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में भी देखा होगा मूर्तियों में या इलस्ट्रेशंस में। तो शील्डेड का मतलब होता है ना, बेसिकली आपने शील्ड लगा दिया किसी को बचाने के लिए, ठीक है। आपके माता पिता आपको काफ़ी शील्डेड रखते हैं, गार्डेड रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सेफ, इसका यही मतलब होता है शील्डेड का। उसके बाद एक वर्ड आया था चांस अपॉन। चांस अपॉन दोनों तरीके से इसको पढ़ा जाता है, डायलेक्ट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है ना एकाएक टकरा जाना। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है एकाएक, मतलब मिल जाना, एकाएक टकरा जाना। फिर एक वर्ड है एनलाइटेनमेंट। एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ना ऐसी शिक्षा, पहला वाला मीनिंग आप देखिए, ऐसी शिक्षा जिससे आपको ज्ञान को समझने में मदद मिले, ज्ञान मिले, ज्ञान को समझने में मदद मिले, और ज्ञान के विस्तार में भी मदद मिले। हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में इसको कहा जाता है एक तरीके का, यहाँ हालांकि मीनिंग दिया हुआ है मोक्ष, जिसमें आपका ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो टूट जाता है। माना जाता है ना कि हम पैदा होते हैं, फिर हम कुछ काम करते हैं, उस काम के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। तो मोक्ष का मतलब होता है ना कि अगला जन्म आपको नहीं मिलेगा, आप सीधे परमात्मा में समा जाएंगे, आपको कोई अगला जन्म नहीं, किसी तरीके का दुख नहीं। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं फिर से इस दुनिया में ना आऊँ, ये दुख ना देखूँ, मैंने जो देखे हुए हैं, जैसा इस कहानी में भी बताया गया था। तो वो मोक्ष होता है, लेकिन असल में एनलाइटेनमेंट का मतलब ये वाला नहीं होता है। एक तरीके से मोक्ष को सैल्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे मतलब पे आप ना आ जाए, बस इतना समझे। एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ना परमात्मा का ज्ञान मिल जाना, एक तरीके से जीवन का ज्ञान मिल जाना। और जिसको वो ज्ञान मिल गया वो एनलाइटेंड हो गया, यानी कि हैविंग नॉलेज एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। जिसको पता चल गया कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसको पूरी तरह से, अच्छा, जिसको पूरी तरह से किसी समस्या की समझ हो गई उसको भी हम कहते हैं कि एनलाइटेंड है। खास तौर पे किसी को अगर किसी फील्ड में बहुत एकदम काफ़ी, मतलब डीप नॉलेज हो गई तो हम कहते हैं कि वो एनलाइटेंड है, काफ़ी इस इशू पे काफ़ी एनलाइटेंड है, ठीक है। एट लेंथ का मतलब होता है ना कुछ दूर पे, कुछ वक्त पे, कुछ वक्त के बाद, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े समय के बाद, इसका ये मतलब होता है। एक फ्रेज़ है ये, फ्रेजल
एक तरीके से एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये वर्ड आया था दी, THEE, इसको पढ़ते हैं दी, ठीक। ये दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस है। दाऊ THOU, उसका मतलब भी यू होता है और इसका मतलब भी यू होता है, लेकिन दाऊ शुरू में यूज कर सकते हैं। जैसे पुराने आर के, किसी लिए मैंने शुरू में लिख दिया है, आर के का मतलब होता है ना पहले यूज़ होता था काफ़ी, अब ये यूज़ नहीं होता है। तो अब समझिए ज़रा, दाऊ का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। जैसे हम आपको कह सकते हैं दाऊ आर्ट सो ब्यूटीफुल, आप आर्ट आर के ही तरह यूज़ होता था, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ शुरू में दाऊ लगना था, शुरू में यू लगना था, इसलिए दाऊ लग गया, लेकिन दी लास्ट में लगेगा। जैसे आई लुक एट दी, मैं आपको देखता हूँ, तो आई लुक एट दी, वहाँ दी लास्ट में ऑब्जेक्ट है एक तरीके से लुक का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दी ऑब्जेक्टिव केस है यू का, और इसका पॉजेसिव केस होता है दाई, यानी कि योर। दिस इज दाई पेन, ये आपका पेन है, ऐसा हम कह सकते थे पहले के ज़माने में। अगला वर्ड था प्रे। प्रे का मतलब होता है ना प्रार्थना करना, किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी तरीके से प्रार्थना करना, उसको प्रे कहा जाता है। लेकिन प्रे का मतलब प्लीज के सेंस में भी होता है, मुझे बताइए, कृपया के सेंस में, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, गेट बाय स्पेशल एफर्ट, उसको मतलब कोशिश करके उसको पा लेना, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है हैंडफुल। मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ पिक्स मुझे मिल गई, तो वो मैंने ला दी हैं, आप देख लीजिए। हैंडफुल कहते हैं बहुत छोटी कोई क्वांटिटी हो उसको, या जिस क्वांटिटी को आप हाथ में रख सकें वो। तो ये कुछ क्वांटिटी, मुट्ठी भर आप कह सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज ये देखिए दोनों हाथों में है, तो ये भी है। ये हाथ में इनके गुलाल है, तो ये भी हैंडफुल है। ये कॉफ़ी बीन्स हैं, ये भी हैंडफुल है। दोनों हाथों की मुट्ठियों में हो या एक हाथ की मुट्ठी में ही हो, वो हैंडफुल हम लोग उसको कह सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है पिटीड। पिटीड वर्ब है। अब पिटी का ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल। पिटी वर्ब भी होता है और पिटी नाउन भी होता है। क्या क्या मतलब होता है पिटी का? पिटी का मतलब होता है ना किसी के प्रति आपके अंदर जो दया होती है उसको पिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव ग्रेट पिटी फॉर द पुअर, मेरे अंदर गरीबों के प्रति बड़ी दया है। लेकिन पिटी का मतलब दया दिखाना भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं किसी को आई पिटी यू, मुझे तरस आता है तुम पे, मुझे दया आती है तुम पे, ठीक है। तो ये मतलब होता है पिटी का, किसी के प्रति दया रखना, किसी पे दया दिखाना। ग्रीफ बहुत गहरा दर्द जो होता है ना, अंदर से आत्मा को झंझोड़ देने वाला, खास तौर पे जब हमने किसी को खो दिया, तो उस दुख को कहा जाता है ग्रीफ। क्षोभ कह लीजिए हिंदी में, ठीक है। कोई ऐसा कष्ट जो आपको बहुत तकलीफ दे, वो ग्रीफ होता है। एक वर्ड है बिलव्ड। इसको बिलव्ड भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बिलव्ड भी कुछ लोग पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मैंने ज़्यादातर बिलव्ड ही लोगों को पढ़ते हुए सुना है। तो बिलव्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिससे आप, कोई इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है फियरी। फियरी का मतलब होता है ना बिल्कुल थका होना, आप बिल्कुल, शरीर थक गया, आत्मा थक गई, तो आप कह सकते हैं आई एम फियरी, ठीक। एक फ्रेज़ भी है, नो रेस्ट फॉर द वियरी, थके हुए को कोई आराम नहीं। वो कहा जाता है खास तौर पे जब कोई लगातार मेहनत किए जा रहा है, उसके ऊपर और बोझ पड़ता जा रहा है। उसके बाद एक वर्ड आया है फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है ना काफ़ी, मतलब अनस्टीडली शाइन करना, यानी कि हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग कहते हैं भुक-भुकाना, लेकिन हिंदी में झिलमिलाना आप कह सकते हैं। फ्लैश इंटरमिटेंटली का मतलब होता है बुझना, जलना, चलना, बुझना, बुझना, चलना। ये कैंडल आप लोग देख लें कैसे ये लहरा रहा है, इसको भी फ्लिकर हम लोग बोलते हैं। या ये लाइट जो फ्लिकर करी, ये स्ट्रीट लाइट, और ये लाइट्स जो फ्लिकर करी, ये सब कुछ फ्लिकर कहते हैं इसको। देखिए इनका एक्शन आप देख लीजिए ध्यान से, गौर से, तो आपके अंदर दिमाग में बैठ जाएगा कि फ्लिकर का क्या मतलब होता है। उसके बाद एक वर्ड आया है वे साइड। वे साइड का मतलब होता है ना रास्ते के बगल का हिस्सा, किनारा, रास्ते का किनारा, जो मतलब मेन रोड है उसके बगल में थोड़ी बहुत जगह जो होती है ना, उसको कहा जाता है वे साइड। उसके बाद एक वर्ड है रेन। इसको रेन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे बारिश वाला रेन है वैसे इसको रेन पढ़ते हैं। रेन का मतलब होता है ना किसी चीज़ पे शासन करना। पहला, हैव सॉवरेन पावर, शासन करना। दूसरा मतलब देखें कि छा जाना, अपना संख्या का बढ़ना,
या क्वांटिटी का बढ़ना और बिल्कुल छा जाना, और इसी सेंस में यूज़ हुआ है इस चैप्टर में। डार्कनेस रेंड एवरीवेयर, अंधेरा चारों तरफ छा गया, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था ना। तो ये होता है रेन। रेन एक शासन काल को भी कहा जाता है। 3 नंबर डेफिनेशन आप देखिए ध्यान से। एक ऐसा एरा जब आप पावर में थे और जब आप रूल कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि रीजन में बहुत क्राइम हुआ था। ये जो रीजन लोग कहते हैं ना, वो रेन का असल में डिफॉर्म्ड वर्जन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेन, अब चौथा मतलब भी आप लोग देख लें, एक ऐसा पीरियड जिसमें किसी ने राज किया हो। ये तीसरे वाले से मिलता जुलता है था। डेसोलेशन, डेसोलेशन कहा जाता है ना, बिल्कुल कोई उजाड़ हो गया हो, बिल्कुल बियावान हो गया हो कोई जगह, या बिल्कुल सुनसान, एकदम सुनसान, कहीं कोई ना हो, चारों तरफ से उदासी हो। इन सब सिचुएशंस को डेसोलेशन कहा जाता है। तबाही भयानक हो, उसको भी डेसोलेशन कहा जाता है। अर्दन, अर्दन मोस्टली यूज़ होता है ना, जो चीज़ अर्थ से बनी हो, यानी कि क्ले से बनी हो, मिट्टी के बने हुए बर्तन को हम लोग अर्दन वेसल्स कहते हैं। इस चैप्टर में आया ही था। वैसे अर्दन फ्रैग्रेंस भी होता है, मिट्टी वाली महक, बारिश की जब पहली बूंद गिरती है तो वो महक होती है। अगला वर्ड है पॉटर। पॉटर एक नाउन भी और वर्ब भी है। पॉटर कहते हैं कुम्हार को जो बनाते हैं। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह, मिट्टी के मटके, चूल्हे, ये सब चीज़ें। चूल्हे नहीं, मिट्टी के बर्तन, गुल्लक वगैरह वगैरह। लेकिन पॉन्डर का मतलब, सॉरी, पॉटर का मतलब कई बार इधर उधर भटकना, बेमतलब का काम करना भी होता है। मूव अराउंड एमलेसली, वर्क लाइटली, डू रैंडम अनप्लान्ड वर्क। बेफजूल का ऐसे ही कुछ कुछ किए जा रहे हैं। कभी मोबाइल चला लिया, कभी कोई किताब उठा के 2 मिनट देख ली, तो हम कह सकते हैं ही इज़ पॉटरिंग अराउंड या शी इज़ पॉटरिंग अराउंड। उसके बाद एक वर्ड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब तो होता है प्रजा। लेकिन जब हम लोग बी सब्जेक्ट टू का यूज़ करते हैं कि आई एम सब्जेक्ट टू समथिंग, तो इसका मतलब मैं उसके पावर में आता हूँ, मैं उसके अधीन हूँ, या उसका मेरे पे असर होगा। ऑल मोर्टल्स आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऐसा ही कुछ कहा गया था इस चैप्टर में। उसके बाद एक वर्ड है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है ना जीत जाना, किसी चीज़ पे जीत जाना या पार पाना, ठीक है, तो वो ओवरकम होता है। वैसे ओवरकम का मतलब तीसरा वाला आप देखें, किसी भावना से बहुत ज़्यादा भर जाना। ही वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है जुदा हो जाना, अलविदा हो जाना, अलविदा ले लेना, वहाँ से चले जाना, ठीक है, चले जाना कहीं, ये होता है डिपार्ट। किन्समैन, वो जो रिश्तेदार होते हैं उनको कहा जाता है। डिके का मतलब होता है धीरे धीरे सड़ना या धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे आपके अंदर की एनर्जी का ख़त्म होना, चार्ज का ख़त्म होना, ये होता है डिके, सड़न। लेमेंटिंग, लेमेंट से बेसिकली ये वर्ड आया है। इसका मतलब होता है ना रो के चिल्ला के अपने दुख को जताना, मातम मनाना, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा चिल्लाना, रोना, ये होता है लेमेंट। वैसे 5 नंबर आप पोएम देखें, अब 5 नंबर सॉरी आप एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन देखें, तो बहुत सी ऐसी पोएम होती है ना जो माउनफुल होती है, मतलब उनमें दुख व्यक्त किया गया, शोक गीत उनको हिंदी में कहा जाता है, तो उनको भी अंग्रेजी में लेमेंट कहते हैं, सॉन्ग ऑफ लेमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड की हिंदी देखी जाए तो पीड़ित होता है, मतलब कोई आदमी पूरी तरह से किसी समस्या से घिरा हो तो वो एफ्लिक्टेड है, ठीक है, उससे। उसके बाद एक वर्ड है ग्रीव। ये तो ग्रीफ का ही, ग्रीफ मतलब दुख होता है, और ग्रीव मतलब दुख मनाना होता है, दुख झेलना होता है, ठीक है। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बिल्कुल उलट, एकदम ही उल्टा किसी चीज़ से। ड्रॉ आउट का मतलब, ड्रॉ आउट के बहुत से मतलब होते हैं, और मुझे लगा कि ये सब आपको जानने चाहिए, इसीलिए मैंने इनको यहाँ रखा। पहला नंबर देखिए, ड्रॉ आउट का मतलब होता है किसी से बात उगलवा लेना, ठीक है, किसी को बोलने पे राजी कर लेना। दूसरा होता है कि उसको लंबा खींचना, जैसे मीटिंग को आपने लंबा खींचा तो आप कह सकते हैं कि मीटिंग वॉज ड्रॉन आउट, ठीक है। मेक मोर सोशिएबल, ये पहले वाले का एक्सटेंशन है, किसी को खोलना, किसी को मतलब खुल के बात कीजिए आप, उसको उकसाना, तो ये होता है ड्रॉ आउट। उसका ड्रॉ आउट का मतलब होता है किसी बात में से कोई बात निकाल लेना, डिड्यूस और कॉन्स्ट्रू, मतलब खोज के निकाल लेना। 5 नंबर अब आप देखिए कि ड्रॉ आउट का मतलब होता है निकाल फेंकना, उखाड़ फेंकना। 6 नंबर भी ये होता है कि बिल्कुल निकाल फेंकना, और यही 5 और 6 के सेंस में हमारे इस चैप्टर में यूज़ हुआ है ड्रॉ आउट द एरो ऑफ ग्रीफ। उसके बाद एक वर्ड है सीक, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
कहीं पहुंचने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ की तलाश के लिए, किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी जुटाते हैं तो वो भी सीख होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लें। किसी के पीछे जाते हैं तो आप कहते हैं कि यू आर सीकिंग हर या हिम। ब्लेस्ड, इसको ब्लेसेड भी पढ़ा जाता है। ब्लेस्ड या ब्लेसेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल ही मतलब लकी है, बहुत सौभाग्यशाली है, तो वो ब्लेसेड है। ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में वर्दी ऑफ वर्शिप भी लोग कहते हैं। ब्लेसेड मतलब कोई ब्लेसेड है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे हेल मेरी एक वो लोग पढ़ते हैं कन्फेशन के टाइम में, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस आवर लॉर्ड इज़ विद दी ब्लेसेड इज़ द फ्रूट, ऐसा कुछ है, वो मुझे तो याद नहीं, बट उसमें भी ये वर्ड आता है। ब्लेसेड का मतलब होता है जिसकी पूजा की जा सके, जिससे आशीर्वाद मिल सके। इसके अलावा ये भी मतलब होता है ना, जिस पे स्वर्ग की कृपा हो, जो स्वर्ग का आनंद ले रहा हो, जिसको बहुत सौभाग्य मिला हो, वो भी ब्लेस्ड है। ठीक है, आशीर्वादित, आनंदित। उसके बाद है प्रोसेशन। प्रोसेशन कहा जाता है ना, ढेर सारे लोग, जानवर या गाड़ियाँ जुलूस बना के निकल रहे हैं या रैली बना के एक निकल रहे हैं। जैसे ये घोड़े, ये प्रोसेशन में है। ये लोग कहीं फूल की टोकरी लेके प्रोसेशन में है। ये सब लोग भी प्रोसेशन में, जुलूस में। ये गाड़ी भी प्रोसेशन में, यानी कि जुलूस में, झांकी कह लीजिए, जुलूस कह लीजिए, रैली कह लीजिए, जो भी है। उसके बाद एक वर्ड है मंक। इसको अक्सर लोग मॉन्क पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कई बार, जब मतलब ध्यान में नहीं होता तो, लेकिन पढ़ते हैं इसको मंक। सन्यासियों को कहा जाता है, भिक्षुओं को कहा जाता है। ये देख लीजिए आप, ढेर सारे भिक्षु, ढेर सारे नहीं, मतलब ये जो भी हैं बैठे हुए हैं, ये भिक्षा मांग रहे हैं बेचारे। उसके बाद एक वर्ड है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है दान या भिक्षा, आसान शब्द है ये। उसके बाद कोई वर्ड है नहीं शायद, तो बस ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपके काम आया हो ये वीडियो। अगर अच्छे से समझना है आपको इस चैप्टर को तो प्लीज़ इसका वीडियो ज़रूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, एकदम लाइन बाय लाइन आपको एक एक लाइन का मतलब समझाया गया। और उसमें ऐसे वर्ड भी हैं जो यहाँ छूट गए हैं किसी वजह से, तो उसको आप लोग देखें एक बार और फिर जज करेंगे देखना चाहिए कि नहीं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।